नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर के सिंह जी। आर के सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार शिव कुमार जी। आज हमने आर के सिंह जी को आमंत्रित किया है। आर के सिंह जी के नेतृत्व में अनुदेशकों का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया। उसकी ड्राफ्टिंग, उसमें क्या तथ्य होंगे, क्या लिखा गया, पहले दिन से और कल फैसला आया, जब उस दिन के अंतिम वक्त तक आर के सिंह जी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उनकी धड़कनें इसलिए नहीं बढ़ी हुई थी कि केस जीतेंगे तो मुझे फेम मिलेगी, मेरा नाम होगा। उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि कुछ अनुदेशक भी उन्हें सीधा फोन करके अपनी समस्या बताने लगे थे। किसी के घर में राशन नहीं था, अक्सर हमसे बात करते थे तो भावुक होते थे। उन्हें चिंता थी 25,000 परिवारों कि इस 25,000 परिवारों को न्याय कैसे दिलाया जाए, और उस लड़ाई को तथ्यों से, सबूतों से कैसे रखा कि जज साहब को जब फैसला लिखा तो गुरु की महिमा का बखान करना पड़ा। उन्हें उसमें वो दोहा लिखना पड़ा कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब किसी इस फैसले में कोर्ट किया जाए, और सिंह साहब को तो बधाई मैं इस बात की दूंगा कि ये नजीर बनेगा, ये फैसला कई केसों में कोर्ट किया जाएगा जब सर्विस मैटर की सुनवाई होगी। कि उसमें कहा गया था रवि तुमको रुकने नहीं देगा। एक लाइन लिखी इंग्लिश के आर्डर में, हिंदी में। अब इस पूरे फैसले के पीछे लिखने से लेके एक एक सबूत के तौर पर, एक एक तथ्य के तौर पर जो तैयारी कर रहे थे, पूरी ड्राफ्टिंग थी, कहां क्या तथ्य रखे जाएंगे, वो आर के सिंह जी की थी। आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूं उन 25,000 परिवारों की जो लड़ाई में 4 वर्ष से लड़ रहा था और आज उस लड़ाई को जीत के मुकाम तक पहुंचाया। तो सिंह साहब, मैं ये समझना चाहूंगा कि इस फैसले में क्या हुआ। पहले तो मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आपने इस प्रोग्राम को चलाया और बहुत सालों से चला रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। ये जजमेंट एक ऐतिहासिक जजमेंट है शिव कुमार जी। इस जजमेंट का दूरगामी प्रभाव होगा और पूरे देश में एक नजीर की तरह आया है। मुझे लगता है कि काफी वर्षों के बाद इतना अच्छा जजमेंट आया है। इस तरह का जजमेंट देखने को मिलता नहीं था। और पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी को, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बरले जी को, जिन्होंने इतने खूबसूरत ढंग से इस जजमेंट को लिखा है। कहीं कुछ भी गैप नहीं है इस जजमेंट के अंदर। हम जो मांगने गए थे शायद उससे ज्यादा हमें दिया है। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब शायद वो दिन दूर नहीं जो अनुदेशकों को सब कुछ मिल जाएगा। और सरकार की मंशा अगर सही है तो इसमें सब कुछ है। सरकार को अब किसी आदेश की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ इस जजमेंट के अंदर है। सरकार को अब किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे तो वो रेगुलराइज कर सकती है। सीटों का सृजन कर दिया इन्होंने, सब कुछ दे दिया है अनुदेशकों को। और अनुदेशकों को यहां तक कि 17,000 रुपए इनको 2017 से एनुअल से देगा, और उसके बाद एरियर्स के लिए भी बोल दिया है। सब कुछ इनको मिल चुका है, अब कुछ बचा नहीं है इस जजमेंट के अंदर। अब वो बात है कि इस जजमेंट की भावना को सरकार किस ढंग से लेती है। और मैं समझता हूं कि सरकारों को अच्छे ढंग से लेना चाहिए, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। जजमेंट की जो भावना है, उसका स्पिरिट है, उसको अगर सरकार पॉजिटिव वे में लेगी तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि सरकार को लेना भी चाहिए। ये एक पारस्परिक, सरकार चलाना और न्याय से निर्णय लेना, न्यायालय से निर्णय लेना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
और ना ही कोर्ट्स भी नहीं चाहती है कि कोई हम ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें जो सरकार को दिक्कत हो। इसीलिए जजमेंट में इस बात के लिए कि पद का सृजन उन्होंने कर दिया है, इस बात के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि जो कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं 10 साल से, वो 10 साल के साथ वो पद का सृजन हो गया है। इस बात को उन्होंने कंक्लूजन में लिखा है। देखिए, ये तो जजमेंट की एक भावना है कि आम आदमी समझ जाएगा कि मुझे 17,000 मिलेगा और कंटिन्यू मिलेगा और 3 साल के बाद, ये तो मोटा मोटी सब लोग समझ चुके हैं। बट इनके कई ऐसे पैराग्राफ है जिसमें इन्होंने ये कह दिया है, इन्होंने इस भावना को लिख दिया है कि आप इनको रिप्लेस नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। इन्होंने उस जजमेंट को कोट नहीं किया, उमा देवी की जजमेंट की सारी भावनाओं को इन्होंने लिख दिया है। जहां इनको ये लगता था कि हो सकता है पद का सृजन नहीं है, क्योंकि उमा देवी के केस में ये कहा गया था कि सैंक्शंस पोस्ट होनी चाहिए, और उसकी वजह से इन्होंने ये कहा है कि ऑटोमेटिकली सृजन हो गया है, सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हो गया है। उमा देवी के केस कंस्टिट्यूशन बेंच का केस है, उसमें ये कहा गया था कि 10 साल तक निरंतर अगर आप काम करते आ रहे हैं और आप क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के लिए, बिकॉज इनका जो सिलेक्शन हुआ है दैट गोज फॉर द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। बस पद का सृजन नहीं था, ये एक कोई प्ली ले सकता था इन फ्यूचर कि भाई पद नहीं है हमारे पास, इसलिए इस जजमेंट में ये कह दिया गया है कि पद का सृजन हो गया, सब्सटेंटिव पोस्ट क्रिएटेड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीवन। तो अगर सरकार सही ढंग से और सही भावना के साथ इस जजमेंट को अगर लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अनुदेशकों को अब कहीं कोर्ट के शरण में जाने की जरूरत है। जजमेंट की पूरी भावना, एक एक शब्द अनुदेशकों के पक्ष में है, और इससे अच्छा जजमेंट हो नहीं सकता शिव कुमार जी। और ये केवल यूपी के लिए नहीं, ये संविदा कर्मियों, पूरे हिंदुस्तान के संविदा कर्मियों के लिए ये एक नजीर है। उन सरकार को इन्होंने रास्ता दिखाया है, सरकार को रास्ता दिखाया है कि संविदा कर्मी भी कोई ऐसे बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं है, आपके अपने एम्प्लॉई हैं, आपको उनको देखना चाहिए, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि अब इससे कोई बेहतर जजमेंट हो सकता है। जो बात कहनी थी जजमेंट में, उन्होंने अपनी भावनाओं को भी प्रकट कर दिया है, और मैं सरकारों से ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि इसको सकारात्मक रूप में सरकार ले और इसका अनुपालन करे। जो एक हर आदमी का प्रश्न होगा मेरे ख्याल से कि क्या हम रेगुलराइज होंगे कि नहीं होंगे, मुझे लगता है कि आपके अंदर भी ये प्रश्न होगा। रेगुलराइज के इन्होंने सारे रास्ते खोल दिए हैं, और इनडायरेक्ट रूप में ये कह दिया कि आप रेगुलराइज कीजिए। तो मैं समझता हूं कि अब कुछ बचा नहीं है शिव कुमार जी, और ये आपकी मुस्कान बता रही है। शायद मैं भी बहुत खुश हूं इस जजमेंट के साथ। मुझे भी लगता है कि हमने भी कुछ योगदान दिया है। नहीं, आपका 100% योगदान है। कुछ योगदान कैसे है? अगर आप इस लड़ाई को, आपने लगभग 2 महीने तो इस लड़ाई को पूरा, मुझे तो जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से जब कल फैसला है तब तक का साक्षी हूं। 2 महीने तो आपने इसे पढ़ के समझने में लगा लिए कि हमें करना क्या है, हम किस बेस पर जाएं। तभी तो आप कह रहे हो कि मांगने गए थे हम 1 लोटा पानी, जज साहब ने कह दिया बाल्टी उठा ले जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शायद हमें उम्मीद से ज्यादा मिला हुआ है शिव कुमार जी, उम्मीद से ज्यादा हमें मिला हुआ है। जिस चीज का हमें डर था कि फ्यूचर में रेगुलेशन की जो प्रॉब्लम आएगी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के जजमेंट देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कोर्ट्स केवल कॉन्फाइन होती है कि आपका क्या प्रेयर था। तो हमारी तो हाई कोर्ट में प्रेयर केवल ये थी कि हमें जो है 17,000 रुपए दिए जाए, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा दिया है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बहुत कुछ हमें दे दिया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं दोनों जजेस का, ये इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने जजमेंट लिखा है। कहीं कोई लू फॉल नहीं है इस जजमेंट के अंदर, कोई स्कोप नहीं बचता किसी के लिए इसमें रिव्यू के लिए। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सरकारें इस जजमेंट के अगेंस्ट में कोई रिव्यू ना फाइल करें।
और इसको सकारात्मक ढंग से ले और इसको जो है क्या बोलते हैं पालन करें। मैं तो कह रहा हूं कि 1 महीने के अंदर भी हो सकता है ये पालन, कोई जरूरत नहीं है 3 महीने की। ये लोग कब से काम कर रहे हैं, आज 13 साल होने जा रहा है इनको, इनकी उम्र निकल गई है। दे आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द अदर जॉब्स, ये कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकते हैं ये लोग, और ये इसी प्रदेश के लोग हैं, कहीं दूसरी कंट्री से नहीं आए हुए हैं। और ये इट्स ए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यही है कि हम अपनी जनता का ख्याल रखें, हमें उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसका रास्ता निकालें। और अब तो सरकार ये भी नहीं कह सकती है कि हमारे पास रास्ता नहीं है, कोर्ट ने तो आपको रास्ता दे दिया है, आपको किताब थमा दिया है, एक लेके जाइए और इसका पालन कीजिए। इस जजमेंट में उनको सारे रास्ते दिए हुए हैं, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उमा देवी के केस के जो भी पैरामीटर्स थे, सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए ये जजमेंट किया गया है। अब इसमें शिव कुमार जी कुछ बचता नहीं है, और मैं ये कहूंगा मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस जजमेंट का मैं भी एक पार्ट था, मैंने भी प्रयास किया, अपना पूरा दिया 100%। और जो लोग आ रहे थे, जिन लोगों ने प्रयास किया इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों का भी काफी सहयोग रहा। बस मैं चाहता हूं कि ये जिस दिन लागू हो जाए जजमेंट पूरी तरह से, उस दिन हम फिर आपके साथ आए, बैठें। लेकिन वकील साहब, एक चीज हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, इसमें है एक चीज जो सवाल है। हालांकि मैं इसमें कोई जजमेंट पर नेगेटिव बात करने का पक्षधर नहीं, क्योंकि अदालत के आए फैसले में हम अच्छाइयों पर बात करें। बिल्कुल। उसमें अच्छी चीज क्या है, क्योंकि जब अभी हमने आपसे कहा कि हम मांगने तो गए थे 1 लोटा पानी दे दो, केवल हमारे 17,000 हमें दिला दो, क्योंकि उसी की प्ली लेके आप गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं। क्या आपको लगा, जज साहब को ये लगा कि मैं भी पढ़ के आया हूं, शिक्षकों का हम पर भी एहसान है, और शिक्षक ही समाज का निर्माता है, जिसने हमें पढ़ाया, हम उसी की बदौलत इस चेयर तक आए हैं। तो उन्होंने वो सारे दोहा, सारी नसीहतें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सब कुछ दर्ज कर दिया। अब मैं एक अधिवक्ता से बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य नागरिक से बात कर रहा हूं कि क्या देखा आपने अधिवक्ता के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर कि इस फैसले को इतना विकराल स्वरूप दे दिया है। पता नहीं कब कब तक, बरसों तक मिसाल दी जाएगी, जैसे किसी भी सर्विस मैटर में, जो अभी आप नाम ले रहे थे उमा जी का, उमा के केस को रख दिया जाता है। तो देखिए, इस जजमेंट की खूबसूरती ये है कि माननीय न्यायमूर्ति जी लोगों को ये आभास तो जरूर था कि इस जजमेंट के बाद हो सकता है कि ये लोग रिप्लेस कर दें, हो आप सकता बड़ी है बात कि कह रहे हैं, जो डर था, जो डर था कि ऐसा इस ना हो कि बात का हम उन्हें इधर हाजिर आभास था, करें और शिक्षा मित्रों की तरह इन्हें बाहर कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि सब्सटेंशियल पोस्ट क्रिएट हो गई है और आप दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को रिप्लेस नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक पैराग्राफ में 43 या 44 में इन्होंने कोट किया हुआ है इस चीज को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि न्यायमूर्ति जी लोगों को इस बात का आभास था कि हमारे जजमेंट के बाद ये हो सकता है कि स्टेट इस तरह के जो भी अपॉइंटेड अथॉरिटी है दे कैन डू इट। उस चीज को इन्होंने खत्म कर दिया, पद का सृजन कर दिया, सैलरी जो थी उसके लिए भी बोल दिया कि एवरी 3 इयर्स आप रिवाइज करोगे, और रेगुलाइजेशन के लिए स्टेट वे में इन्होंने नहीं बोला है। लेकिन अब आपके पास, सरकार के पास बचता क्या है? सरकार के पास बिना रेगुलाइजेशन के अब कोई रास्ता नहीं बचता है। या तो आप रेगुलर अपॉइंटमेंट करेंगे उनकी जगह पे। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि दे आर मोर बेटर देन द फ्रेशर्स, इनके पास एक्सपीरियंस है। तो जिस चीज की संभावना थी जजेस को इस जजमेंट के बाद ये हो सकता है, उसका भी रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, किसी भी सरकार के लिए ये अच्छा होता है कि सरकारें जजमेंट की मूल भावना, उसका उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही काम करें, और इससे बेहतर जजमेंट नहीं हो सकता है। शिव कुमार जी, नहीं, आपने मैं इसका एक पहलू और आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी आपने कहा, ये जो
एरियर रहेगा वो कैसे मिलेगा, थोड़ा सा सबको समझ लेंगे, आपको उसमें बता देंगे देखिए, कि क्या एरियर तो इन्होंने कहा है कि अप्रैल से 6 मंथ का टाइम दिया है। एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, एक इन्होंने एक प्रिंसिपल यूज किया है, पे एंड रिकवरी। पे एंड रिकवरी का एक प्रिंसिपल यूज किया है, एक डॉक्ट्रिन है। आप उनसे लेते रहना, पहले यहां दे दो, उसका अच्छा, मतलब आप ये उनसे लेते रहना केंद्र से, लेकिन इन्हें पेमेंट कर दो। यहां पहले दे दो, पहले आप पे करो, बाद में लेते रहना। दिस इज द प्रिंसिपल। तो ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल इन्होंने कंक्लूजन में इन्होंने दे रखा है। इनफैक्ट 6 नंबर कंक्लूड जहां किया, उसका 6 में इन्होंने कहा है कि आ प्रिंसिपल ऑफ पे एंड रिकवरी। उन्हें पता था कि ये हो सकता है कि रिकवरी के बहाने बड़ा लंबा समय ले ले, इस बात की संभावना होगी, इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा जजमेंट में दे दिया एक पैराग्राफ, प्रिंसिपल ऑफ पे एंड रिकवरी। आप पहले पे कर दो, बाद में लेते रहना जितना समय लगे आपको। वो आपकी जिम्मेदारी है। वो आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको फ्री कर दिया था इस जजमेंट में। तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज नो रीजन टू डिले टू इम्प्लीमेंट दिस जजमेंट। तो अब इस हिसाब से तो ये कह के भी नहीं पलट सकते कि हम केंद्र से पूछेंगे वो देंगे कि नहीं देंगे, तब हम कुछ, ये पे एंड रिकवरी ने तो सब कुछ खत्म पहले कर तो दिया। आर्गुमेंट ही यही था कोर्ट के अंदर इनका, अच्छा, कि हमें तो पैसा मिला ही नहीं है, हमें पेमेंट हुआ ही नहीं है, उन्होंने नहीं दिया है हमें पूरा, ये एक आर्गुमेंट था इनका। और दे आर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट आपका कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने खत्म ही कर दिया ना, जब रेगुलर आप मोर देन 10 ईयर से आप काम कर रहे हैं, तो इन्होंने खत्म ही कर दिया आपका। तो अब रिन्यूअल की कोई जरूरत नहीं है। ना ना, उसके बाद 17-18 के बाद तो कहीं इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया कि नाउ वी आर डूइंग द रिन्यूअल। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जजमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे सामने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, हमारे सामने कुछ भी ऐसा नहीं आया जिसमें लगे कि इनको एवरी ईयर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एवरी ईयर इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। एक जगह पैराग्राफ में था इस जजमेंट को, बहुत अच्छा जजमेंट लिखा है। और इससे अच्छा जजमेंट तो मुझे नहीं लगता है कि पीछे जजमेंट आए हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत अच्छा जजमेंट ये आया है। वकील साहब, इसका पूरे मतलब ये मान लिया जाए कि अगर ये लागू करते हैं तो अप्रैल से सबको वेतन मिलना चाहिए। अप्रैल से तो वेतन के लिए बोल दिया है इन्होंने, और 6 मंथ का टाइम भी दिया है इनको एरियर्स देने के लिए। 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर आपको एरियर देना है, और आपको 17,000 तो अप्रैल से स्टार्ट ही है। आज से ही मान, वो तो स्टार्ट तो इनको 17 से ही है, वो तो एरियर आपका बन रहा है आपका। तो नाउ यू आर वर्किंग एज ए 17,000। आज भी आपको 17,000 के हिसाब से ही मिलेगा। वो बात अलग है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, बट वो एरियर में चला जाएगा। अकाउंट में क्रेडिट 1 अप्रैल के बाद तो होने लगेगा। 1 अप्रैल से इनको 17,000 के हिसाब से ही पेमेंट करना होगा एज पर द ऑर्डर। उसमें भी सरकार कुछ लेट लतीफी कर सकती है सर, वैसे आपके हिसाब से? देखिए, सरकार को सरकार चलाना होता है, लेट लतीफी नहीं करनी चाहिए। जजमेंट का जो स्प्रिट है उसके हिसाब से इंसान की जीविका चलाना बहुत मुश्किल है इतने कम पैसे में, और इस भावना को समझते हुए इस जजमेंट को लिखा गया है। और मेरा तो ये मानना है कि सरकार इसका भी इंतजार नहीं करे कि हम 1 अप्रैल से दें। मैं तो चाहता हूं कि ये नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर दें 17,000 देना। तो मिश्रा जी फिर नहीं, बिल्कुल आपका ठीक है कि होली बढ़िया हो जाए, नेक्स्ट मंथ में दे दें। तो आपने बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि जी, जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी आई वो 17,000 आए। नहीं बिल्कुल आपने, तो क्या सर अब ये ऑर्डर सरकार के पास पहुंच गया होगा? सरकार के पास पहुंच भी गया होगा, और अनुदेशक लोगों को भी एक ले आकर के एप्लीकेशन के साथ इस ऑर्डर को दे देना चाहिए। और मैंने इन लोगों को बोला भी है कि एक एप्लीकेशन के साथ आप जो है कंसर्न अथॉरिटीज को एक सर्विस करा दीजिए कि जितना जल्दी हो वो कंप्लायंस करें इस ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। जो आपने एक अधिवक्ता के नाते जो कंप्लायंस जरूरी है वो आपने विधिवत बताया। चलिए वकील साहब, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे जल्दी से, जब
में वेतन मिलेगा तो फिर बात करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।